हमारा विशेषता होती है खेलों की कि खेल से हमें स्फूर्ति आनंद जो है प्राप्त होता है कि खेलों के माध्यम से आपको क्या मिलेगा। खेलों के माध्यम से आपकी जो शारीरिक गतिविधि है उनको हम क्या कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, आप गतिशील रहते हैं, आपका मस्तिष्क हमेशा कैसा रहता है, फ्रेश रहता है, नए नए विचार आते रहते हैं। आपको इससे क्या मिलता है, आनंद। मतलब आप कह सकते हैं कि ये आपके लिए क्या है, एक मनोरंजन का कार्य है। ठीक है, अगर आप खेल खेल रहे हैं तो ये आपके मानसिक तनाव को दूर करता है, आपके शारीरिक वृद्धि में अपना योगदान देता है। ठीक है, स्फूर्ति मतलब आपके अंदर तेजी बनाता है, हर काम को करने के लिए आप बड़े ही स्मार्ट वे में चीजों को पूरा करते हैं। ठीक है, तेजी से गति के साथ चीजों को पूरा करना तो स्फूर्ति जो है आपके अंदर लेकर आता है। चौथी जो विशेषता है खेलों की, कि खेल में कुछ सीमा तथा रचनात्मक क्रिएटिवनेस होती है। ठीक है, कि गेम्स में, खेल्स में, ठीक है, उनमें आपको क्या देखने को मिलता है, उसमें आपको रचनात्मकता देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब हमेशा कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं कि खेल के माध्यम से व्यक्ति के भाषा का विकास होता है, उसकी सामाजिक कौशल का विकास होता है, खेल से आपकी बौद्धिक शक्ति का विकास होता है, आपके शारीरिक विकास को भी क्या करता है, फोकस करता है। तो इन सभी विकास में आप ये देखेंगे कि भाषा में जब आप कुछ नया सीख रहे हैं तो ये क्या करता है, आपको नए नए शब्दों के माध्यम से आपका जो भाषा कौशल है, आपका जो श्रवण कौशल है, ठीक है, सुनने का जो कौशल है, कौशल है, ये क्या करता है, उसको विकसित करते हैं, खेल उनको विकसित करते हैं। ठीक है, आपके अंदर क्या लेकर आते हैं, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब होता है कुछ नया बनाना, तो सृजन करने की सृजन करने की क्षमता को विकसित करते हैं। ठीक है, करता है खेल। खेल के माध्यम से आप क्रिएटिव बनते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई भी खेल आप खेल रहे हैं, आपने अपने अनुसार अपने आधार पर उसमें कुछ परिवर्तन कर लिया, कुछ नियमों में परिवर्तन कर लिया। ठीक है, तो वो एक क्रिएटिविटी को ही दर्शाते हैं। या फिर आप किसी चीज के आधार पर, जैसे मान लीजिए आप मिट्टी से कुछ बना रहे हैं, वो भी आपके लिए खेलने का एक तरीका है। तो ठीक है, मिट्टी से घर बनाना, आपने देखा है बच्चे बनाते हैं बालू रेत के घर। ठीक है, घर बनाना या फिर किसी प्रकार की आकृति का निर्माण करना, ठीक है, या रंगों के माध्यम से अपने मनोरंजन करना, तो उसमें कुछ जब कुछ आप नया बना रहे हैं तो ये किसको दर्शाता है, क्रिएटिविटी को दर्शाता है। ये आपकी जो विचार करने की क्षमता है उसको विकसित करता है, आपकी जो कल्पना शक्ति है ये उसको विकसित करने में क्या करता है, सहयोग करता है। फिर खेल की क्रिया के सिवा कोई भी उद्देश्य नहीं होता। कि खेल क्या है, खेल की विशेषता एक ये है कि इस कार्य को करने का कोई भी उद्देश्य नहीं होता। हम किसी भी उद्देश्य के साथ कभी भी नहीं खेल रहे होते, हम ये सोचकर कभी भी नहीं खेलते हैं कि इससे हमें कोई लाभ प्राप्त हो। ठीक है, या फिर हमें कोई हानि होगी तो भी हम उसके लिए जो है जिम्मेदारी लेंगे। तो ना कोई लाभ है ना कोई हानि है, ऐसा कुछ भी जो है आपको इससे प्राप्त नहीं होता, केवल मनोरंजन आनंद के लिए हम इस क्रिया को कर रहे होते हैं। तो एक विशेषता ये है कि बिना किसी लाभ हानि के बारे में सोचे बिना हम क्या कर रहे हैं, इस कार्य को कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि जब भी वो काम कर रहा है कोई, उससे वो ये बात जरूर सोचता है कि क्या लाभ मिलेगा, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन खेल के विषय में कभी भी किसी व्यक्ति ने ऐसा विचार नहीं किया होगा। अगली जो विशेषता है भाटिया के अनुसार, मतलब भाटिया जी हमें ये बताते हैं कि खेल स्वयं खेल के लिए खेला जाता है। ठीक है, कि कभी भी आप खेल रहे हैं तो ये खेल किसके लिए है, स्वयं के लिए, अपने आप के लिए आप हमेशा खेलते हैं।
के लिए खेल खेला जाता है। ठीक है, तो ये आप अपने आनंद के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, अपने समय को उपयोग करने के लिए, ठीक है, अपनी मनोवृत्ति के अनुसार, ठीक है, हमेशा इसका चुनाव करते हैं। ठीक है, तो हमेशा अपने आप के आधार पर आप क्या कर रहे हैं, खेलों का चुनाव कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। तो भाटिया कहते हैं कि हमेशा खेल स्वयं के लिए खेला जाता है, ये कभी भी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं खेला जाता है। फिर नेक्स्ट जो हमारा इसकी विशेषता होती है खेलों की, जो हमें बताता है कि खेल बंद करवाने से बालक में क्रोध, दुख जो है वो उत्पन्न होता है। आपने देखा है कि अगर आप बच्चे को खेलने से रोकते हैं तो वो दुखी हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर एक क्रोध उत्पन्न होता है। कार्य करवाने से उसमें ये भावनाएं जो हैं वो उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, ऐसी कार्य बंद करवाने से उसमें ये भावनाएं कभी भी उत्पन्न नहीं होती। तो जब भी कोई बच्चा क्या कर रहा है, खेल रहा है, ठीक है, मान लीजिए पिछले 30 मिनट से वो खेल रहा है या पिछले 1 घंटे से खेल रहा है, ठीक है, उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो इस चीज से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता कि वो कितनी देर से खेल रहा है। लेकिन जैसे ही आप क्या कहेंगे, अपने खेल को बंद कर दो, उसके मन में क्या आ जाता है, आक्रोश आ जाता है कि क्यों करें, क्योंकि उससे उसको आनंद मिल रहा है। ठीक है, तो वो चाहता है कि क्यों बंद करना है, क्या जरूरत है। ठीक है, फिर इससे क्या होता है, उसे दुख, कि अगर आप बहुत ज्यादा फोर्स करके उसको मना कर रहे हैं तो वो दुखी होता है इस गतिविधि से, और वो फिर अपने लिए मनोरंजन का कोई साधन ढूंढेगा। लेकिन जब भी आप ये देखेंगे कि बच्चा कोई कार्य कर रहा है और उस काम को करते हुए चाहे 5 मिनट ही क्यों ना हुए हो, अगर आप उसे क्या कराते हैं, बंद कराते हैं, तो फिर वो खुशी अनुभव करता है। कभी उसे दुख नहीं होगा, कभी उसके मन में आक्रोश जो है वो नहीं आएगा। तो ऐसी गतिविधि जो है वो क्या करती है, उसके अंदर एक भावनाएं जो है उत्पन्न करती हैं, और ये भावनाएं हमें दर्शाती है कि किसी कार्य को करने के लिए उसे कितना अच्छा और कितना बुरा जो है वो महसूस हो रहा है। अगला जो हमारी विशेषता है खेल के लिए, कि खेल में बालक किसी प्रकार के बंधन का अनुभव नहीं करता है, कार्य में वह बंधन का अनुभव करता है। ठीक है, कि खेल क्या है, खेल की एक विशेषता है कि ये कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, कोई भी क्या नहीं है इसमें, इसमें तनाव नहीं होता। ठीक है, इसमें बच्चा कभी ये नहीं सोचता कि मैं सिर्फ 30 ही मिनट खेलूंगा, उसके बाद नहीं खेलूंगा। तो उसमें वो किसी प्रकार की परतंत्रता का अनुभव नहीं करता, किसी प्रकार का बंधन जो है उससे अनुभव नहीं होता। लेकिन जब भी वो कोई कार्य कर रहा है, तो आप ये कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि कार्य करते वक्त वो हर बार क्या करता है, समय को देख रहा होता है कि कितना समय हो गया मुझे इस काम को करते हुए। अगर आप उसे कह रहे हैं कि 30 मिनट काम करना है, 30 मिनट पढ़ना है, तो बार बार वो क्या करेगा, अपनी घड़ी को, समय को देख रहा होगा कि क्या 30 मिनट पूरे हो गए। लेकिन खेल खेलते वक्त वो ऐसे कार्य को नहीं करेगा। तो इससे हम कहते हैं कि बंधन, मतलब कोई कार्य अगर वो कर रहा है तो वो कैसा है, वो एक तनाव महसूस कर रहा है। ठीक है, वो बिना रुचि के उस काम को कर रहा है, कि वो नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी उसे करना पड़ रहा है। तो बिना रुचि के कर रहा है, और उसमें अपने आप को क्या मान रहा है, बंधा हुआ वो अपने आप को अनुभव करता है कि वो क्या है, इस चीज में बंधा हुआ है कि जब तक ये काम नहीं होगा उससे खेलने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। तो ये दोनों ही चीज क्या करती हैं, हमें बच्चे की खेल की रुचि के बारे में अवगत कराती हैं कि कार्य में वो एक बंधन महसूस करता है, जबकि जब वो खेल खेलता है तो अपने आप को एक स्वतंत्र रूप में देखता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी खेलों की, जो हमें बताती हैं कि खेल हमारे लिए क्यों विशेष है, क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। फिर हम बात करेंगे खेल और कार्य में अंतर, कि कार्य और खेल में क्या अंतर है। तो कार्य आप ये देखेंगे कि जब भी आप क्या कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, काम में बहुत सारी चीजें हैं। मान लीजिए आप पढ़ना आपके लिए कार्य हो सकता है। ठीक है, घर का कोई काम आप कर रहे हैं, या बाहर का कोई काम आपको दे दिया गया है, तो वो सब कार्य के रूप होते हैं। ठीक है, और खेल
ठीक है। कार्य हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है। आपके पास क्या होती है, इसको करने की एक समय सीमा होती है कि इतने समय में आपको ये काम पूरा करना है। ठीक है। इसके आपको हमेशा परिणाम के बारे में सोचना होता है कि कैसे करेंगे कि आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। ठीक है। और ये कार्य आप अपनी इच्छा से नहीं करते, लेकिन फिर भी आप या तो ये कहिए कि आप अपने कर्तव्य को मान के कर रहे हैं, या फिर आपकी क्या है, एक जिम्मेदारी है इस कार्य को पूरा करना, या फिर आप क्या कर रहे हैं, आजीविका के लिए कर रहे हैं। ठीक है। तो कोई भी कारण हो सकता है काम को करने का, और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे जीवन को आगे चलाने में जो है, ठीक है, आप कह सकते हैं कि इसमें धन कमाने के लिए जो है कार्य करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। और बच्चे की बात करें तो जैसे सहयोग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बच्चा जो है सामाजिक कार्यों को सीखे, सहयोग करना सीखे, उसे थोड़ा सा क्या हो, व्यवहारिक ज्ञान हो, तो उसे हम अलग अलग तरह के कार्य जो है वो दे सकते हैं। खेल, खेल भी हमारे लिए क्या है, बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा नहीं कि खेल जरूरी नहीं होते, हमारी वृद्धि में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। लेकिन हम अपने कार्य के लिए क्या करते हैं, एक समय के बाद खेल को छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे लिए कार्य ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। और इसे हम क्या करते हैं, इसे केवल हम अपने मनोरंजन के लिए खेल रहे हैं। ठीक है। ये हमारे जो खाली समय है उसके सदुपयोग के लिए हम इसको करते हैं। ठीक है। तो खेल का जो कार्य का जो अर्थ है वो क्या है, आपकी भौतिक लक्ष्य को प्राप्त करना, की मतलब जब भी आप काम कर रहे हैं तो काम करने से आपको उससे क्या है, कोई ना कोई फायदा होगा, लाभ होगा, आपका कार्य पूरा होगा, आपकी प्रमोशन हो सकती है, उस क्षेत्र में आपको बेहतर प्रदर्शन कर आपका मिल सकता है। ठीक है। तो उस क्षेत्र में आपका क्या है, कोई ना कोई लक्ष्य है जिसकी पूर्ति के लिए क्या कर रहे हैं, आप उस काम को कर रहे हैं। ठीक है। और उस काम के लिए हमेशा क्या होती है, समय सीमा होती है, कितने समय में आपको उस काम को पूरा करना है ताकि आपके परिणाम जो है बेहतर हो। लेकिन खेल को कुछ लोग कार्य की श्रेणी में रखते हैं, कुछ लोग ये मानते हैं कि खेल भी क्या एक तरह का कार्य है। लेकिन खेल कार्य कब बनता है, कि जब आप उसे किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए खेल रहे हैं। ठीक है। कि जैसे मान लीजिए आप किसी प्रतियोगिता के रूप में खेल को ले रहे हैं। ठीक है। या फिर आप अपनी आजीविका के लिए खेल खेल रहे हैं, तो उस वक्त वो कैसा है, वो एक लक्ष्य पूर्ण कार्य हो जाता है कि हमारा एक उद्देश्य है इस चीज को अचीव करना। तो उस समय खेल क्या लेता है, एक कार्य का रूप ले लेता है, कि लेकिन वो हमेशा एक कार्य के रूप में नहीं देखा जा सकता। तो खेल उस समय कार्य हो सकता है जब वह धन कमाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन अंत अतः खेल और कार्य में क्या है, कुछ अंतर हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला अंतर जो आपको देखने को मिलता है कि खेल का उद्देश्य मनोरंजन करना होता है, जबकि कार्य का उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं होता। कार्य का अपना एक उद्देश्य होता है, वो हमारे जीवन से, हमारे भविष्य से, हमारी आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ होता है। दूसरी जो हमारे अंतर देखने को मिलता है, जो किसके द्वारा, क्रो एंड क्रो के अनुसार जो है बताया गया है, खेल का उद्देश्य उसकी क्रिया में निहित होता है। कि जब भी आप कोई खेल खेल रहे हैं, उसका उद्देश्य उसके करने वाले कार्य में नहीं क्या है, छुपा हुआ होता है। तो कार्य का उद्देश्य किसी भावी बात में निहित होता है। ठीक है। तो कार्य का उद्देश्य क्या होता है, कि आने वाला जो समय है हमारा, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए होता है। ठीक है। तो आप कहेंगे कि खेल जो है वो का उद्देश्य उसकी क्रिया में, जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो काम अपने मनोरंजन के लिए आप कर रहे हो सकते हैं, वो काम किसी प्रतियोगिता में अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, प्रतियोगिता जीतने के लिए आप कर रहे हैं, तो वो क्रिया जो कर रहे हैं वो उस उद्देश्य के लिए हो सकती है। ठीक है। लेकिन जब कार्य की बात आती है तो कार्य का पहले से ही एक उद्देश्य होता है। ठीक है। समय होता है निर्धारित, हमें उतने समय में उसको पूरा करना होता है। तो किसी भावी बात के लिए, मतलब भविष्य में होने वाले परिणामों को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, कार्य को पूरा करते हैं। फिर खेल का जो संबंध है वो साधारणतः काल्पनिक जगत से होता है, जबकि कार्य का संबंध किससे होता है, हमारे वास्तविक जीवन से होता है। ठीक है। तो खेल, ठीक है, खेल के क्या होते हैं, कई प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि खेल कैसा होता है, कल्पना पर आधारित भी हो सकता है।
ठीक है, कि केवल आप इमेजिनेशन में। तो आपने देखा है बहुत सारे खेल हम क्या कर लेते हैं, अपने आधार पर हमने उन्हें विकसित कर लिया है, या अपने अनुसार उसे क्या कर लिया, या कल्पना के अनुसार उसे क्या कर लिया, बना लिया। ठीक है, उसका वास्तविक जीवन से कोई भी वास्तविक जीवन से उसका कोई भी संबंध जो है वो नहीं होता है। लेकिन कार्य, जब आप कार्य की बात करते हैं तो कार्य हमेशा आपके जीवन से जुड़ा होता है। ठीक है, इसके आपको अच्छे व बुरे परिणाम क्या करेंगे, आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। तो खेल हमेशा काल्पनिक जगत से होता है। ठीक है, कल्पनाओं में भी आप कर सकते हैं कि ऐसा खेल जो है हो सकता है, आप खेल सकते हैं कल्पनाओं के माध्यम से। ठीक है, तो जैसे किसी प्रकार की रचना करना, वो कल्पना के आधार पर होता है। ठीक है, किसी चीज को बनाना कल्पना के आधार पर होता है कि अभी आपने उसका निर्माण कर लिया अपनी कल्पना के आधार पर, लेकिन वास्तविक जीवन से उस चीज का कोई भी महत्व अभी नहीं है। ठीक है, भविष्य में अगर होगा वो अलग बात होती है, लेकिन अभी उसका वास्तविक जीवन से कोई भी महत्व नहीं है। जबकि जब भी कोई कार्य आप कर रहे हैं, चाहे कोई सामान्य कार्य है, आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, उस हर एक कार्य का संबंध आपके वास्तविक जीवन से होता है। फिर खेल और कार्य में अगला जो अंतर हमें देखने को मिलता है कि खेल आयु बढ़ाने के साथ साथ कम होता है। ठीक है, और काम आयु बढ़ने के साथ क्या है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब हम विकास की दर की बात करते हैं तो आपने देखा है कि जैसे जैसे बच्चे विकसित होते हैं और किस में आते हैं, अपनी टीन एज में आते हैं, क्या आप कह सकते हैं कि वो किशोर अवस्था में आते हैं। तो आपने देखा है कि ऐसी इस स्टेज पे आकर, इस चरण पे आकर लगभग लगभग जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, खेलना छोड़ देते हैं। ठीक है, खेलना छोड़ देते हैं। उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कुछ लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पढ़ाई में व्यस्त हो गए। ठीक है, कुछ लोगों को शारीरिक गतिविधियों में उतना आनंद नहीं आता तो उन्होंने खेलना छोड़ दिया। कुछ लोगों को लगता है कि अब वो बड़े हो गए हैं तो उनको खेलना नहीं चाहिए। ठीक है, उनको खेलना शोभा नहीं देता। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, विचार करते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर आपने देखा कि जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जा रहा है उसको उसका जो खेल है, ठीक है, खेल कैसा हो गया है, कम हो गया। ठीक है, आयु बढ़ी, मतलब एज बढ़ गई और आपने क्या कर दिया, खेलना कम कर दिया। ठीक है, और आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे आप विकसित हो रहे हैं आप खेलना छोड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कार्य करने में स्वयं को क्या कर लेते हैं, व्यस्त कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आपके लिए क्या है, आपके लिए कार्य ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, आपने कार्य करना शुरू कर दिया, मतलब कार्य करने की आपकी जो क्षमताएं हैं वो बढ़ रही हैं और खेलने की क्षमता को आप क्या कर रहे हैं, त्याग रहे हैं। तो आयु बढ़ने के साथ आप कहेंगे कि काम बढ़ गए हैं आपके और खेलना जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक अंतर और होता है इसमें, जिसमें हम कहेंगे कि खेल से केवल खेलने वाले को लाभ होता है। ठीक है, कि मतलब जब आप खेल खेल रहे हैं तो हमने पहले कहा था कि वो स्वयं के लिए होता है, आप अपने आप के लिए खेल रहे हैं, कभी दूसरों के लिए नहीं खेलते हैं। तो उसको खेलने से आपको आनंद प्राप्त हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपकी रुचि उसमें है। ठीक है, आप जो है उस क्षेत्र में आनंद प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जब आप काम कर रहे हैं तो उस काम से आपको ही नहीं दूसरों को भी लाभ होता है। ठीक है, तो सही समय पर अगर आप काम पूरा करते हैं तो जिस भी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं उस क्षेत्र को भी लाभ होगा। आपके साथ जो सहयोगी हैं उन सहयोगी को भी लाभ हो सकता है। ठीक है, आपकी कंपनी है या आपकी जो टीम वर्क में जो सदस्य आपके साथ हैं उनको भी इससे क्या हो सकता है, लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन खेल केवल आपको ही लाभ देगा। जैसे आप शारीरिक गतिविधियां करेंगे तो वो आपके शरीर को लगेंगी, किसी और को नहीं लगेंगी। ठीक है, आपकी मांसपेशियों का विकास होगा, दूसरों का नहीं होगा। लेकिन जब आप काम कर रहे हैं तो आपके एक काम करने से, ठीक है, हो सकता है आसपास जो आपके लोग हैं उन लोगों को लाभ हो, आपके परिवार को लाभ हो सकता है कि आपकी आजीविका बढ़ गई है
तो उनको लाभ भी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से कार्य से जो है दूसरों को भी लाभ प्राप्त होता है, लेकिन खेल से केवल हमें लाभ प्राप्त होता है। फिर खेल से आनंद प्राप्त होता है, कार्य से आनंद प्राप्त होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि प्राप्त नहीं होता, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा प्राप्त ही हो। तो जब आप खेल खेलते हैं, ठीक है, गेम्स खेल रहे हैं, कोई भी मनोरंजन काम कर रहे हैं, चाहे आप अपने फोन में ही गेम क्यों ना करें, जरूरी नहीं भाग रहे हैं इधर उधर, उसी को खेल कहा जाता है। तो चाहे आप कोई गेम खेल रहे हैं अपने फोन में, या कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे आप जो करना आपको अच्छा लगता है, तो वो खेल आपके लिए क्या है, एक मनोरंजन का कार्य है। आपको क्या मिलता है, उससे आनंद मिलता है। लेकिन काम करने से, किसी कार्य को करने से आपको हमेशा आनंद की अनुभूति हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। कभी कभी काम हमें बहुत ज्यादा तनावपूर्ण लगने लगता है, कभी कभी हमारे लिए वो क्या है, एक तरह का भार होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि काम ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो काम हो सकता है कि आपको आनंद दे, वो ऐसा हो सकता है कि जब आप अपने उस क्षेत्र को अपनी आजीविका के रूप में चुन लेते हैं, जिस कार्य को आपको करना अच्छा लगता है। या फिर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ऐसा फील्ड अच्छा लगता है जहां पर वो हमेशा व्यस्त रहे, या फिर ऐसी चीजों को चुनाव कर लेते हैं, तो वो क्षेत्र उनको क्या होता है, प्रिय होता है। तो वहां पर जो भी काम आता है वो काम उनके लिए आनंद बन जाता है। लेकिन कभी कभी जीवन में कभी ना कभी आपको जरूर महसूस होगा कि जो काम है वो अच्छा नहीं है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन होना चाहिए था, जिससे आपको आनंद प्राप्त हो, ठीक है। तो ये एक तरह का तनाव जो है वो आपके लिए बन सकता है, लेकिन हमेशा मनोरंजन बना रहे ऐसा जरूरी नहीं है। जबकि खेल आपके लिए कभी भी तनाव का काम नहीं करता है। फिर अगला जो आपको इसमें अंतर देखने को मिलता है कि खेल बंद करवाने से बालक में क्रोध दुख उत्पन्न होता है, हमने अभी बात की थी उसकी विशेषताओं में भी। जबकि कार्य करने से आपके अंदर ऐसी भावनाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। फिर खेल में बालक किसी प्रकार के बंधन का अनुभव नहीं करते हैं, जबकि कार्य में आपको बंधन महसूस होता है कि आपको जब तक आप कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उस कार्य के लिए आपको एक समय सीमा का निर्धारण दे सकते हैं कि इतने समय में आपको इस काम को पूरा करना है, तो ये आपके लिए तनाव का काम करेगा, ठीक है। आप क्या हो गए, बंध गए, ठीक है। क्या करेगा, आपको तनाव देगा, आपको स्ट्रेस देगा, मानसिक जो परेशानी है उसका कारण बन सकता है, ठीक है। आपको हमेशा क्या महसूस होता है, एक बंधन, कि एक आपका रूटीन है, उस रूटीन के माध्यम से आपको वो काम पूरा करना ही पड़ेगा। तो इसमें आप कहेंगे कि एक बंधन का आपको अनुभव होता है, कि आप नॉर्मली दूसरे लोगों की तरह जो है कहीं भी आ जा नहीं सकते, या कहीं भी किसी चीज का चुनाव आसानी से नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस चीज के लिए हमेशा आपको क्या रहता है कि एक मतलब आप बंधे हुए हैं उस कार्य को पूरा करने के लिए। तो ये एक क्या है, काम क्या है, एक तरह का बंधन है, ठीक है। और उसमें आप क्या है, बंधे हुए हैं, आपको ना चाहते हुए भी उसको पूरा करना पड़ेगा, अच्छे आउटपुट लेकर आने पड़ेंगे। तो काम जो है वो कैसा होता है, उसको इंसान को बांध कर रखता है। तो इतनी सारी बातों को पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आया है कि ये सारी बातें हमें बताती हैं कि जो एक व्यक्ति के लिए कार्य है, हो सकता है कि वह दूसरे व्यक्ति के लिए क्या है, खेल है, ठीक है। कि बहुत बार क्या होता है कि आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति जो क्या कर रहा है, कोई काम कर रहा है, वो आपको एक खेल का रूप लग रहा है। उदाहरण के लिए जैसे प्राचीन वस्तुओं का संग्रह करना, ठीक है। जैसे आपने देखे हैं कि क्या होते हैं, संग्रहालय होते हैं। संग्रहालय का मतलब क्या होता है कि एकत्रित करना, ठीक है। किनको, पुरानी चीजों को, पुरानी चीजों को एकत्रित करना संग्रहालय। तो आपने जैसे म्यूजियम देखे होंगे, ठीक है, जहां पर आप जाते हैं, पुरानी वस्तुएं आपको देखने को मिलती हैं, उनके विषय में आपको जानकारी मिलती है, ये कि ये कब जो है प्राप्त की गई थी, इस ये किससे जुड़ी हुई है, उसके पीछे कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई स्टोरी आपको सुनने को मिलती है। तो म्यूजियम यानी एक तरह का संग्रहालय। तो जब हम किसी चीज को संग्रहित कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि उनको कलेक्ट करना किसी व्यक्ति के लिए क्या है, काम है। लेकिन दूसरे व्यक्ति को ये क्या लग सकता है, खेल का साधन लग सकता है, कि बहुत अच्छा है कि चीजों को बस एकत्रित करना है ना। तो एक खेल दूसरे व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है, कार्य हो सकता है, या फिर एक कार्य दूसरे व्यक्ति के लिए खेल हो सकता है। तो बालक के लिए खेल वयस्क के लिए प्रिय व्यापार हॉबी, उनको बेचने वाले के लिए कार्य हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई
आप व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, कोई बिजनेस आप करते हैं, ठीक है, और वो बिजनेस किससे जुड़ा है, आपकी हॉबी से जुड़ा है, मतलब आपको उस चीज में पहले से ही विशेष रुचि थी और आप किसी चीज को सेल कर रहे हैं या फिर किसी चीज को बना कर बेच रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या बन गया, एक तरह का कार्य बन गया, आपकी आजीविका का एक साधन बन गया, ठीक है। तो जो चीज आपकी एक मनोरंजन का साधन थी अब वो आपके लिए कार्य बन गई है, ठीक है। लेकिन दूसरे व्यक्ति को ये क्या लग सकती है, दूसरे व्यक्ति को ये एक प्रकार का खेल जो है वो लग सकता है, ठीक है, कि क्या क्या है कि ये कार्य बहुत आसान है, सामने वाले को कोई भी काम जो है नहीं करना पड़ता, या फिर ड्राइंग करना या चित्रकला करना जो है उनके लिए एक मनोरंजन का साधन। तो इसी प्रकार से जैसे आपने देखा है कि पेंटर्स होते हैं, चित्रकला एक युवक के लिए क्या हो सकती है, मनोरंजन का साधन, कि कोई पेंटर है वो पेंटिंग बना रहा है, ठीक है, और सुंदर सुंदर पेंटिंग देखकर आपको लग रहा है कि ये तो बहुत अच्छा है ना, कि सिर्फ रंग भरते रहो अपने अनुसार, अपनी कल्पनाओं के अनुसार, तो ये हमारे लिए उसके लिए क्या है, एक मनोरंजन है, कि अच्छा भी लगता है हर व्यक्ति को कलर करना, पेंटिंग करना, लेकिन सभी वैसा नहीं कर पाते हैं। तो किसी एक व्यक्ति के लिए ये साधन कैसा है, एक मनोरंजन का साधन बन जाता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए क्या है, उसकी आजीविका का आधार है, ठीक है, कि वो मेहनत करके इतनी पेंटिंग कल्पनाओं के आधार पर बना रहा है और वो उसके लिए क्या है, आजीविका का एक साधन है, कार्य का एक रूप ले लेता है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकलता है, मतलब इन सारी बातों को पढ़कर अंत में आपको ये पता लगता है कि हम ये कह सकते हैं कि खेल और कार्य स्वयं उनके कारण नहीं बल्कि उनके प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण के कारण उनमें अंतर होता है, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि खेल व कार्य के जब हम अंतर की बात करते हैं, ठीक है, तो ये अंतर किस किस वजह से है, केवल व्यक्ति के दृष्टिकोण की वजह से, ठीक है। तो हमारी विचारधारा पर निर्भर करता है कि हमें किसी चीज, कोई भी चीज, ठीक है, हमारा विचार हमें ये बताता है कि कोई भी चीज हमारे लिए क्या है, खेल है या कार्य है, ये हमें कौन बताता है, हमारा सोचने का माध्यम, तरीका, ठीक है। तो आपके लिए हो सकता है कि जिस चीज के बारे में आप विचार कर रहे हैं दूसरे व्यक्ति के लिए वो कार्य है, जबकि आपके लिए खेल का एक रूप है। और इसी आधार पर हर लोग ये कहते हैं, हर लोग का ये मत है कि अनेक व्यक्ति कार्य और खेल में अंतर करने का प्रयास करते हैं, पर ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है जिसको केवल कार्य या खेल का नाम दिया जा सकता है, ठीक है। कि आप नहीं कह सकते कि जैसे आप कोई गेम, मान लीजिए फुटबॉल ही खेल रहे हैं और आप बहुत अच्छा खेलते हैं, तो आपको हो सकता है कि उसी क्षेत्र में आपको आजीविका का अवसर मिलने लग जाए, तो वो खेल आपके लिए क्या बन जाएगा, एक कार्य बन जाएगा। तो कोई भी कार्य क्या है, कि कोई भी कार्य क्या है आपके लिए खेल बन सकता है और कोई भी खेल आपके लिए कार्य बन सकता है। हम किसी एक रूप में किसी चीज को परिभाषित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रिया कार्य है या खेल है, यह उसके प्रति व्यक्ति का व्यवहार, मतलब आपके अपने विचार जो है उसके अंतर को प्रकट करते हैं। कि हो सकता है कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, सामने एक सर्कस चल रहा है, तो एक व्यक्ति के लिए हो सकता है कि ये वो जो सर्कस कर रहे हैं उनके लिए उनका काम है, लेकिन आपके लिए क्या है, मनोरंजन का एक साधन है। तो आपके अपने अपने दृष्टिकोण के आधार पर वो खेल और कार्य दोनों का ही रूप ले रहे हैं। फिर हम बात करेंगे खेलों के प्रकार के बारे में, ठीक है, कि खेल कितने प्रकार का होता है, खेलों का प्रकार। तो आपने देखा है कि बच्चों को, सब खेलों को, बच्चों की जितने भी खेल खेलते हैं हम उनको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक होते हैं व्यक्तिगत खेल, दूसरे होते हैं सामूहिक खेल, ठीक है। व्यक्तिगत खेल मतलब ऐसे खेल जिनको कोई व्यक्ति अकेला भी खेल सकता है, ठीक है। तो वो कैसे होते हैं, व्यक्तिगत खेल होते हैं। जैसे आप पेंटिंग है, वो मनोरंजन का एक साधन है, रंगों से खेलना है, ठीक है। मान लीजिए मिट्टी या सोइल से घर बनाना है या किसी आकृति का निर्माण करना है। मान लीजिए कि आप स्वयं, आपके पास क्या है, टॉयज है, उन टॉयज के आधार पर आप स्वयं कल्पना के आधार पर खेल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें किसी व्यक्ति की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। या फिर आप अपने आधार पर कोई खेल खेल रहे हैं, ठीक है, या इमेजिनेशन या कल्पना के आधार पर, ठीक है, या फिर किसी का रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, अपने परिवार में किसी की
कॉपी आप कर रहे हैं। तो ऐसे खेल जिसमें व्यक्ति को किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती है वो व्यक्तिगत खेल होते हैं। आप अपने आधार पर, इसमें किसी प्रकार का नियम नहीं होता, कोई रूल नहीं होता, आप इसे अपने अनुसार खेल सकते हैं, अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का नियम नहीं होता। सामूहिक खेल, सामूहिक खेल हम किसे कहते हैं कि जिसमें आपको एक से अधिक व्यक्ति की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, कि वो एक व्यक्ति अकेले नहीं खेल सकता, उसमें आपको कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए या दो से अधिक व्यक्ति। ठीक है, एक से अधिक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, वो सामूहिक खेल या फिर आप कह सकते हैं ग्रुप गेम्स का नाम। ठीक है, तो जैसे बैट बॉल आपने देखा है, ठीक है, कम से कम दो लोग होने चाहिए। फुटबॉल है, कम से कम दो लोग होने चाहिए। ठीक है, या फिर आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं, आप मान लीजिए बैडमिंटन खेल रहे हैं। ठीक है, आप मान लीजिए ऐसा कोई खेल नहीं खेल रहे, क्या खेल रहे हैं, सामान्य सा पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। ठीक है, जो आपने खेला होगा इस प्रकार के, मान लीजिए आप रेस लगा रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी खेलों में आपको एक से अधिक व्यक्ति की आवश्यकता होगी। और ऐसे गेम्स के लिए आपको क्या चाहिए, कोई ना कोई मटेरियल चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए आपको, सामग्री चाहिए। तो बैट बॉल खेलेंगे तो बैट और बॉल चाहिए, फुटबॉल के लिए फुटबॉल चाहिए, बास्केटबॉल के लिए भी बॉल चाहिए, बैडमिंटन के लिए रैकेट होना चाहिए, साथ में शटल होनी चाहिए। और इनमें मान लीजिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे खो खो आप खेलते हैं, व्यक्तियों की आपको आवश्यकता होती है। ठीक है, और बहुत सारे गेम में तो आपको क्या चाहिए, एक टीम चाहिए। ठीक है, कम से कम 4 से 5 लोग नहीं होते तो वो गेम खेलना पॉसिबल ही नहीं है। तो इन दोनों प्रकार के खेलों के आधार को कार्ल्स ग्रूस ये मानते हैं कि बच्चे के बाल उपयोगी खेलों का विस्तृत वर्णन किया जा सकता है, और उनमें 5 प्रकार के खेल जो है हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पहला खेल होता है हमारे पास, पहला प्रकार आप कह सकते हैं कि ये क्या है, परीक्षा परीक्षणात्मक खेल। तो इस प्रकार के खेल में बालक वस्तुओं को उलट पुलट कर देखता है या उनका परीक्षण करता है। इन खेलों का आधार जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ये खेल व्यक्तिगत होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा है कि जब आप किसी भी बच्चे की शिशु अवस्था से बाल्यावस्था की बात करें, ठीक है, बचपन की जो एज है, तो इस एज में आप ये देखेंगे कि जब भी आप बच्चों के लिए खेलने के लिए खिलौने लेने जाएंगे ना, टॉयज लेकर आएंगे या शॉप पर जाएंगे, तो आपको हमेशा कैसे टॉयज दिखाते हैं, म्यूजिकल, जिनमें क्या होती है, मूवमेंट होती है, जिसमें से साउंड निकल रहा हो, जिसमें क्या होती है, लाइटनिंग होती है। क्योंकि ये चीजें क्या करती हैं, बच्चे को आकर्षित करती हैं। ठीक है, उसे अपनी तरफ क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। और उस एज ग्रुप में बच्चों के अंदर, ठीक है, कि उसके मानसिक शारीरिक कौशल को विकसित करने के लिए इस प्रकार के टॉय जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं, इसीलिए। या फिर आप देखेंगे सॉफ्ट टॉय, ठीक है, कि जिससे बच्चों को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे, ऐसे खिलौने आपको देखने को मिलते हैं। तो जब भी आप बच्चे के सामने ऐसी किसी चीज को रखते हैं, आप ये देखेंगे कि वो उसे बड़े ही ध्यान से, ठीक है, क्या करता है, उसके ऊपर बड़ा ही ध्यान केंद्रित करता है, फोकस करता है, उसकी मूवमेंट को देखता है कि वो किधर जा रहा है। ठीक है, फिर उसको क्या करेगा, अगर वो इतना सक्षम है कि उसे उठा सके, ठीक है, उसको देख सके, तो अपने हाथों के माध्यम से, ठीक है, उसको क्या करता है, उलट पुलट कर देखने की कोशिश करता है कि कहाँ से साउंड निकल रहा है, कहाँ से लाइट आ रही है। और ये क्या दिखाती है, उसकी जिज्ञासा को दिखाती है। ठीक है, कि उसके अंदर क्या है, एक तरह की जिज्ञासा है उस वस्तु के बारे में जानने की, कि साउंड कैसे निकल रहा है। ठीक है, तो लाइट कैसे निकल रही है, कहाँ से ये चलता है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसको वो चलाना भी आ जाता है। तो ये सारे खेल कैसे हैं,
व्यक्ति कहते हैं, ठीक है, कि एक अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है, इसको खेल सकता है। तो उसे हम परीक्षण, कि बच्चा क्या कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है चीजों का, देख रहा है उसे, और देखने के बाद उसे समझ में आता है थोड़े दिनों के बाद, फिर उसके साथ क्या हो जाता है, फेमिलियर हो जाता है, ठीक है। दूसरे खेल होते हैं गतिशील खेल। गतिशील जिसमें हमेशा आप क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, ठीक है, जिसमें हमेशा आप गति करते हैं, ठीक है, भागना दौड़ना, ऐसे जो खेल होते हैं उन्हें हम गतिशील कहते हैं। तो इस प्रकार के खेलों में दौड़ भाग उछल कूद आदि जो है आपको देखने को मिलती है। खेल शरीर की गति के विकास के लिए जो है उपयोगी होते हैं। ये व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और सामूहिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप मान लीजिए स्वयं किसी चीज पर क्या कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, ठीक है, वो आप अकेले कर सकते हैं, ठीक है। खुद ही क्या कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, ठीक है, खुद ही क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं किसी चीज तक पहुंचने के लिए। तो ये है आपकी शारीरिक गतिविधियों के आधार पर, शारीरिक क्रियाओं का ये क्या है, रूप है। और इससे आपके शरीर को क्या मिलेगा, आपकी मांसपेशियों का इससे विकास होता है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। ये कैसे आप अकेले भी खेल सकते हैं, ठीक है, और इसको हम समूह में भी खेल सकते हैं, ठीक है। दोनों प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, इसका आनंद जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। गतिशील, ठीक है, तो दौड़ना भागना और किसी चीज तक पहुंचना, जैसे आप कहीं पर अपने घर में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो उसके लिए भाग रहे हैं, किसी पारिवारिक व्यक्ति को देखा तो आप उसकी तरफ दौड़ पड़े, ठीक है। तो इस प्रकार की गति करना, तो गतिशील मतलब हमेशा आपका शरीर क्या रहता है, इसमें एक्टिव रहता है, एक स्फूर्ति आपको देखने को मिलती है। तो ये गतिशील खेल का प्रकार कहलाते हैं। तीसरे खेल होते हैं हमारे पास कौन से, रचनात्मक खेल। रचनात्मक खेल जिसमें हम कुछ नया बना रहे हैं। इस प्रकार के खेलों में बालक विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करता है, उसे तोड़ता भी है। तो जैसे रेत में, मिट्टी में पहाड़ बनाया, घर बनाया, ठीक है, या फिर उसे बनाया फिर उसे बिगाड़ दिया। इन खेलों को आधार को हम रचना कहते हैं, कि वो अपने कल्पना के आधार पर क्या कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। तो ये खेल व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों हो सकते हैं, कि आप ग्रुप में किसी चीज को बना रहे हैं या फिर आप अकेले किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों खेलों की श्रेणी में रखते हैं। तो जैसे आप किसी वस्तु का उपयोग करके क्या कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, ठीक है, या फिर आप क्या कर रहे हैं कि आपके पास कोई टॉय है, कोई वस्तु है, आपने उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है, और उस टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल करके आपने कुछ बनाने का प्रयास किया, ठीक है। तो ये क्या है, विभिन्न वस्तुओं के निर्माण की बात है, ठीक है। और जैसे कोई वेस्ट मटेरियल है, आप उससे कुछ बना रहे हैं, आप मिट्टी से, सोइल से कुछ बना रहे हैं, या फिर आपके पास आजकल क्या आती है, सोइल या फिर क्ले मॉडलिंग, उसके माध्यम से कोई चीज आकृति को बनाना रचनात्मक कार्य का रूप होता है। फिर कुछ खेल होते हैं लड़ाई के लिए, ठीक है, जिसमें प्रतियोगिता की बात हो रही है। तो कुछ खेल लड़ाई के लिए, तो जिस प्रकार के खेल जिसमें हार और जीत जो है निर्भर करती है, और खेलों को स्थान दिया जाता है, कि जैसे आप हॉकी खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, फुटबॉल, मुक्केबाजी, इन खेलों का सामान्य आधार क्या होता है, प्रतियोगिता होती है, कि आपकी अपनी कोई आपने टीम बना ली, सामने वाली टीम के साथ आप क्या कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, ठीक है। युद्ध के आधार पर जो है प्रिय लगने वाले खेलों को आप कह सकते हैं कि ये कैसे होते हैं, सामूहिक खेल है, ठीक है, कि इसमें आपको दो से अधिक व्यक्तियों की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं लड़ाई वाले खेल, जिसमें आप कह सकते हैं कि क्या होती है, कोई प्रतियोगिता हो रही है, ठीक है। या फिर आप किसके लिए, हार या जीत के लिए क्या कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। तो ऐसे खेल किसका रूप होते हैं, या फिर युद्ध के लिए
ठीक है, कि आप किसी को क्या कर रहे हैं कि भाई लड़कर दिखा कि तेरे में कितनी पावर है, वो युद्ध के आधार पर क्या आप उसे फोर्स कर रहे हैं उस काम को करने के लिए। ठीक है, तो आपने उसे चुनौती दी उस युद्ध के लिए, तो उस प्रकार के खेलों को हम लड़ाई के लिए खेल कहते हैं। ठीक है, इसमें फुटबॉल हो सकता है, हॉकी, किसी भी चीज का आपने मैच रख लिया। ठीक है, कि संडे है भाई, मैच है, देखते हैं कौन हारेगा कौन जीतेगा, तो एक प्रतियोगिता के समान हो गया। ठीक है, हार और जीत जो है बहुत निर्भर करेगी आपके लिए, उसके लिए आप अपने अपने स्तर पर प्रयास करते हैं। फिर कुछ खेल होते हैं जो कैसे होते हैं, बौद्धिक खेल होते हैं, बुद्धि के आधार पर खेले जाएंगे। तो इस प्रकार के खेलों का संबंध बुद्धि से होता है, जैसे चौपड़, शतरंज, पहेलियां आदि। ठीक है, तो ये खेल बुद्धि का विकास करते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, कि आप अपने आप को क्या करना चाहते हैं, अपने माइंड को अगर बहुत ज्यादा शार्प करना चाहते हैं, सामने वाले व्यक्ति को हराना चाहते हैं, तो आपने देखा है कि व्यक्ति अकेले शतरंज खेलता है, दोनों ही तरफ से वो क्या कर रहा है, बाजी खेलेगा, जिससे वो हर एक चाल को जो है समझ पाता है। फिर पहेलियों का सुलझाना, पहेलियों को सुलझाना भी क्या है, एक मानसिक या बौद्धिक कार्य है, तो हर तरह से विचार करने के लिए आपको प्रेरित करती है। ठीक है, चौपड़ किसे कहते हैं, चौपड़ आपने देखा है कि पहले एक गेम होता था कि इस प्रकार से एक आप बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या रखे जाते थे, कुछ स्टोन रखे जाते थे। ठीक है, तो जैसे शतरंज की तरह ही आप कह सकते हैं कि ये होता है। ठीक है, कि अलग अलग तरह के स्टोन रखे जाएंगे, और जो जितने ज्यादा स्टोन सामने वाले व्यक्ति के ले पाता है उसे हम, वो व्यक्ति जो है वो जीत जाता है। इस प्रकार से इसको पहले बनाया जाता था। ठीक है, तो इसको कहा जाता है ये चौपड़। ये पहले पुराने टाइम में लोग खेलते थे, अब इसको आप बहुत कम देखने को मिलेगा। फिर कुछ अन्य प्रकार के खेलों की बात करेंगे। अन्य प्रकार के खेलों में आप ये देखेंगे कि हरलोक ये कहते हैं, हरलोक ने विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बच्चे को कुछ अन्य प्रकार के खेलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं। तो जैसे कुछ खेल होते हैं स्वतंत्र ऐच्छिक खेल, फ्री स्पॉन्टेनियस प्ले। ठीक है, स्वतंत्र मतलब कोई बंधन नहीं है, और ऐच्छिक मतलब हम अपनी इच्छा से खेल रहे हैं। तो ये खेल सबसे प्रारंभिक बालक, मतलब कि जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, ठीक है, तो आपने देखा है कि वो अपने आप में क्या कर रहा है, बातें कर रहा है, अपने आप में क्या कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है, कि वो मैम बन गया, फादर बन गई, मदर बन गई। तो बालक इनको अकेला खेल रहा है। ठीक है, और जब जहां, मतलब जब जहां भी आप उसे ले जाएंगे वहीं वो खेलना शुरू कर देता है। ठीक है, वो ये नहीं देखता कि वो खेलने का स्थान है या नहीं है, तो कोई भी वस्तु उसे अपने सामने दिखेगी वो उसी के साथ खेलना शुरू कर देता है। वह इन खेलों को अपने शरीर के अंगों और खिलौनों से भी खेलता है, कि अपने खिलौनों को उसने क्या कर दिया, बेबी बना लिया। ठीक है, अपने टॉयज को काल्पनिक आधार पर जो है उनकी नामकरण कर दिए, तो उस आधार पर जो वो खेल रहा है कि अपनी इच्छा के लिए वो स्वतंत्र है, कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है, कोई नियम लागू नहीं होता है, तो अपनी कल्पना के आधार पर वो क्या कर रहा है, उसको खेल रहा है। तो उसे हम कहते हैं फ्री स्पॉन्टेनियस खेल, झूठ मूठ के खेल। ठीक है, जो हम केवल अपनी मानसिक प्रवृत्ति के आधार पर खेल रहे हैं। तो इन खेलों में बालक किसी व्यसक, यानी आपके घर में जो पारिवारिक सदस्य होते हैं उनके समान व्यवहार करता है। ठीक है, और विभिन्न वस्तुओं और विभिन्न चीजों के जो है वो नाम रख देता है, उनसे बातें करता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, कल्पना है। ठीक है, कि व्यक्ति बच्चा जो है उसको वास्तविकता मान रहा है कि वो इतना बड़ा हो गया है कि वो ऐसे व्यवहार कर सकता है। ठीक है, तो जैसे अपनी टीचर का रोल प्ले करना, स्कूल के आधार पर खेल खेलना, घर के आधार पर खेल खेलना, या अपने घर में जो व्यक्ति हैं, ठीक है, आपके जो बड़े लोग होते हैं उनका रोल प्ले कहना। ठीक है, कि उनकी तरह जो है आप बन गए, उनको कॉपी करने जैसे गेम जब बच्चा खेल रहा है, तो ये कैसे होते हैं, मेक बिलीव प्ले हम इसे कहते हैं। फिर तीसरे होते हैं माता संबंधी खेल, जो कोई माता अपने बच्चे के साथ खेलती है वो खेल। तो इन खेलों में बालक अपनी प्रारंभिक अवस्थाओं में अपनी माता के साथ जो खेल खेलता है, ठीक है, जैसे आंख मिचोली, आप उसके सामने आए फिर कहीं छुप गए, बच्चे को बड़ा आनंद प्राप्त होता है। तो ऐसे खेल जो है वो माता से संबंधित होते हैं। फिर है संवेगात्मक खेल, इमोशनल प्ले। इन खेलों में बच्चा विभिन्न संवेगों का अनुभव करता है और उनके अनुरूप अभिनय करता है, जैसे वीरता का। तो जैसे मान लीजिए बच्चे ने कोई नाटक, कोई स्टोरी देखी, ठीक है, उस स्टडी से वो बड़ा ही अट्रैक्ट हुआ, बड़ा ही क्या हुआ, आकर्षित हुआ। ठीक है, तो उसका ही रूप उसने क्या कर लिया, उसका ही
रोल प्ले ले लिया, ठीक है, कि वो अब तलवार लेकर क्या कर रहा है, उसी के प्रकार जो है अभिनय कर रहा है। ठीक है, कोई मूवी देखने गए आप बच्चे के साथ और वहां पर उसका रोल प्ले जो है वो बच्चे को बहुत अच्छा लगा, तो बच्चे ने सोच लिया कि मैं तो ऐसा ही बनूंगा, इतनी ही तेज गाड़ी चलाऊंगा, इतनी ही तेज बाइक चलाऊंगा, है ना। तो वो बैठकर किसी भी वस्तु पर वैसी ही ध्वनि निकाल रहा है, ठीक है, वैसी ही चीजों को कर रहा है। तो वो क्या है, उसकी विभिन्न प्रकार के समय, मतलब इमोशनली वो इससे इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि वो वैसा ही बनना चाहता है, ठीक है। और वो वैसे ही जो है वो रोल प्ले करने लगता है। तो इसे हम बोलते हैं संवेगात्मक खेल, कि इमोशनली बच्चा जो है उस चीज से क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, और अब वो क्या कर रहा है, उसी को मान रहा है कि मैं बिल्कुल वही व्यक्ति हूँ, ठीक है, जो सबकी समस्याओं को हल करता है। तो जैसे आपने सुपरमैन के बारे में सुना होगा, स्पाइडरमैन, बच्चों को ये चीजें बहुत अच्छी लगती है और वो उनकी तरह बनना चाहते हैं। तो वो इनसे इसलिए प्रभावित होते हैं कि इमोशनली वो उनसे, उनको अच्छा लगता है कि भाई बहुत सारी पावर है हमारे पास, कुछ भी कर सकते हैं हम। तो वो उनसे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं और उसी की तरह अनुभव करने लगते हैं, एक्शन करने लगते हैं।